क्या आप अपने बिजनेस के लिए मेटल स्क्रैप परचेज करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मैं सीए निहारिका गोयल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट सखी पर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा प्रैक्टिकल चेंज जो कि जीएसटी में आया है उस पर बात करने वाले हैं, और वो है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ मेटल स्क्रैप। यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप मेटल स्क्रैप परचेज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जानते हैं कि कब आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी और कब नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जीएसटी में टीडीएस की लायबिलिटी सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 से आती है, जो सेक्शन बताता है कि कब जीएसटी में टीडीएस डिडक्ट करना है। उसी सेक्शन में नोटिफिकेशन नंबर 50/2018 सेंट्रल टैक्स ये आया था, जिसमें कि नोटिफाई करे थे कि किन किन चीजों पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, किन किन सिचुएशंस में। तो ये जो नोटिफिकेशन था ये केवल एप्लीकेबल था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, पीएसयू या कुछ और नोटिफाइड बॉडीज। रेट 2%, थ्रेशहोल्ड 2.5 लाख यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इफ मोर देन 2.5 लाख तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी बनती है। एप्लीकेबिलिटी की जनरल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ध्यान दीजिएगा यहां पर अभी मेटल स्क्रैप की कोई बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है जनरल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी टीडीएस में अर्लियर सिनेरियो क्या था। यहां पर जैसे कि मैंने अभी बताया, स्क्रैप के लिए कोई अलग से बात नहीं कही गई थी। यहां पर था स्क्रैप को हम नॉर्मल गुड्स की तरह मानते थे, कोई अलग से प्रोविजंस नहीं थे। प्राइवेट बिजनेसेस इसमें कवर्ड नहीं थे, जैसे मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखाया, गवर्नमेंट बॉडीज, पीएसयूज ये इसमें कवर्ड थी और कहीं पर भी स्क्रैप के बारे में बात नहीं हो रही थी। अब क्या हुआ, नोटिफिकेशन नंबर 25/2024 जो कि आया 9 अक्टूबर 2024 को, और इसकी इफेक्टिव डेट थी 10 अक्टूबर 2024। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने बोला कि अब हम एक नया जो है इसमें एक क्लॉज ऐड कर रहे हैं, क्लॉज डी। इस नोटिफिकेशन नंबर 50/2018 में एक नया क्लॉज डी इंसर्ट किया गया, जिसमें क्या बात करी, स्पेसिफिकली जो मेटल्स आपके एचएसएन कोड 72 से लेकर 81 में फॉल करते हैं, ध्यान दीजिए केवल वही मेटल्स जो कि एचएसएन नंबर 72 से 81 में फॉल करते हैं, वो मेटल्स का अगर आप स्क्रैप परचेज कर रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन तब एप्लीकेबल हो जाएगा। यहां पर इन्होंने क्या करा, ऑल रजिस्टर्ड पर्संस। इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि इन्होंने यहां पर सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज या पीएसयूज को कवर नहीं करा, उन्होंने बोला ऑल रजिस्टर्ड पर्संस, यानी कि कोई भी एंटिटी जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है ये क्लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब बात कर लेते हैं कि चेंज होने के बाद अब नए क्लॉज जो इंसर्ट हुआ, क्लॉज डी, उसके बाद क्या प्रोविजन हो गए। तो सबसे पहले यहां पर गुड्स की बात हो रही है मेटल स्क्रैप की, जो कि एचएसएन नंबर 72 से 81 में फॉल करते हैं। बायर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो यहां पर फॉल करेगा। इंपॉर्टेंट, सप्लायर भी रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, क्योंकि जब हमें टीडीएस डिडक्ट करना है तो हम टीडीएस उसका ही डिडक्ट कर पाएंगे जो खुद भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या करी, वही 2.5 लाख पर कॉन्ट्रैक्ट। रेट की अगर बात करें तो रेट भी वही रहा 2%। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देख लेते हैं। टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो केवल टैक्सेबल वैल्यू पे डिडक्ट होगा, जो बिल पर जीएसटी लगकर आएगा उस जीएसटी पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। टीडीएस की रिटर्न जीएसटीआर 7 में फाइल होगी, जो कि हर मंथ फाइल होती है, और आपको जीएसटीआर 7A में अपने सप्लायर को टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं पहले अमेंडमेंट से पहले क्या सिचुएशन थी और अमेंडमेंट के बाद क्या सिचुएशन हुई। तो देख लेते हैं कौन डिडक्ट करेगा। पहले गवर्नमेंट एंटिटीज, अब ऑल रजिस्टर्ड बायर्स। पहले स्क्रैप के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था, अब स्क्रैप के लिए मैंडेटरी हो गया। पहले जो कवरेज थी वो लिमिटेड थी, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट
सेक्टर और पीएसयूज कवर्ड थे, पर अब इसकी इंटायर इंडस्ट्री पे इफेक्ट आ गया। कंप्लायंस बर्डन, पहले कितना कम था आपके ऊपर कंप्लायंस बर्डन, अब उतना ही ज्यादा। अब आपको टीडीएस के सारे पेपर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, टीडीएस की रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी और अपने सप्लायर्स को टीडीएस के सर्टिफिकेट्स भी इशू करने पड़ेंगे। साथ ही बिजनेस पे जो इसका इंपैक्ट आया, तो ऑब्वियसली पहले बिजनेसेस पे इसका कोई इंपैक्ट इतना नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट के पास था केवल टीडीएस डिडक्ट करने की जो लायबिलिटी, लेकिन अब इसका बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ गया क्योंकि अब हर बिजनेस पर इसकी लायबिलिटी आ गई है। वाली जो हमारी स्लाइड है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि क्या आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी है, उससे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि जो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि टीडीएस तभी डिडक्ट होगा जब बायर की लोकेशन यानी कि जिसको डिडक्ट करना है टीडीएस और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों का स्टेट सेम होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई की बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी में जो लायबिलिटी डिटरमाइन होती है कि जीएसटी में इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट या आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो डिटरमाइन होती है प्लेस ऑफ सप्लाई से। तो अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई और बायर का लोकेशन सेम है और आपका सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है कोई से भी स्टेट में, तो ही वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। इसको थोड़ा सा एक टेबल की फॉर्म में समझते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में हमारा जो बायर है, मतलब जो सप्लायर है वो दिल्ली में है, बायर यूपी में है, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी में है, हमें ये दो चीजें मैटर करती हैं, तो यहाँ पर दोनों सेम है तो टीडीएस यस। सप्लायर दिल्ली में है, बायर यूपी में है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, तो यहाँ पर नो। और यहाँ पर सप्लायर भी यूपी में है, बायर भी यूपी में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूपी में है, तो यहाँ पर क्योंकि बायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में है तो यहाँ भी टीडीएस डिडक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि रॉन्ग पीओएस की अंडरस्टैंडिंग लीड कर सकती है इनकरेक्ट टीडीएस डिडक्शन। तो अब हम यहाँ पर भी हम ये भी उसी चीज को समझाया गया जो अभी हमने टेबल में समझा कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू यूपी और वही बायर का स्टेट है तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, सेम चीज है। तो अब हम एक बार फिर से अपने इस चार्ट पे आ जाते हैं कि अब हमें फाइनली डिसाइड करना है कि मैं टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल हूं या नहीं हूं। तो उसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले डिसाइड कीजिए क्या आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जो आपका स्टेट है, बायर का स्टेट है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई का स्टेट है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि क्या जो थ्रेशहोल्ड है, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, इफ यस तो अब हम देखेंगे क्या सप्लायर और बायर दोनों ही रजिस्टर्ड है, इफ यस फिर से चेक करेंगे कि क्या जो हम मेटल स्क्रैप की बात कर रहे हैं वो HSN 72 से 81 के बीच में फॉल कर रहा है। अगर ये सारी कंडीशंस एप्लीकेबल हो रही हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, रिटर्न फाइल करनी है और सप्लायर को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है। अब कुछ फाइनल जो इनसाइट्स मेरे को समझ आती है जो कि ये लॉज आने की वजह से, ये लॉ नया चेंज होने की वजह से लगती है। सबसे पहला है कि मेजर शिफ्ट इन जीएसटी कंप्लायंस फॉर द एंटायर स्क्रैप इंडस्ट्री, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मेजर शिफ्ट हुआ है। सेकंड, यहाँ पर आपके वर्किंग कैपिटल पे बहुत इफेक्ट आने वाला है क्योंकि आपको टीडीएस जमा कराना पड़ेगा तो आपके कैश फ्लो पर बहुत इफेक्ट आएगा उस चीज का। इंक्रीज कंप्लायंस बर्डन, तो ये जो जीएसटीआर 7 की नई फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर आएगी वो आपका कंप्लायंस बर्डन इंक्रीज कर रहा है। फिर नीड ऑफ पीओएस क्लैरिटी, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी है। और रिस्क ऑफ इनकरेक्ट डिडक्शन, गलत डिडक्शन, अमाउंट का डिडक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग जीएसटी की वैल्यू इंक्लूड करके टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं जबकि टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए केवल और केवल टैक्सेबल वैल्यू में। तो इसी तरीके की और वीडियोस के साथ मैं आपके अपने YouTube चैनल पर नई नई वीडियोस लेकर आती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पे आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में आकर अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।